चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। पिछले 2 दिनों से जो अपन चर्चा कर रहे थे वो भौतिक प्रदेश पर कर रहे थे। बच्चों के कमेंट्स भी आए, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। कुछ बच्चों के ने कमेंट्स किया है कि सर भौतिक प्रदेश और भौतिक स्वरूप ये अलग अलग नहीं है बेटा। भौतिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश, स्वरूप मतलब धरातल की बनावट के आधार पर, भू संरचना के आधार पर जो भागों में बांटा है उसको भूगोलवेताओं ने प्रदेश का नाम दे दिया। जैसे मान लो एक मरुस्थल है, दूसरा क्या नाम से है जो अरावली का दे दिया, तीसरा जो आज अपन पढ़ेंगे वह है मैदान, पूर्व का मैदान जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद में जो आएगा टॉपिक अपना लास्ट, जो हाड़ौती का पठार कह सकते हो उसको, या दक्षिण का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार कह सकते हो। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने भौतिक प्रदेश, चाहे वह राजस्थान के हों चाहे वो भारत के हों, अगर भौतिक प्रदेश आपने कंप्लीट कर लिए नक्शे पर, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ज्योग्राफी में गढ़ जीत लिया। ये ज्योग्राफी का गढ़ है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, मिट्टी आ गई, फसलें आ गई, पर्वत पहाड़ आ गए, रेगिस्तान आ गया, नदियां आ जाएगी, बहुत सारी चीजें सॉरी। तो इसमें ये सारी चीजें, यानी कि एक तरीके से ज्योग्राफी का गढ़ ही मान लो आप ज्योग्राफी का गढ़ जीत गए। तो अगला टॉपिक चलता है। थोड़ा सा आप में अगर प्रूफ रीडिंग मारो तो समय तो लगेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। जैसे मान लो भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान में का जो भौतिक प्रदेश है, प्रथम वर्गीकरण बीसी मिश्रा ने किया है 1968 में। याद रखना है आपको, रामलोचन 1971 में, 2 भागों में, 4 भागों में फिर उपभाग कर दिए। इस तरीके से हरिमोहन शर्मा जो वर्तमान वर्गीकरण है, जो 4 भागों में 1994 को उसने विभाजन किया, उसको अपन पढ़ रहे हैं वर्तमान वर्गीकरण। मरुस्थल अपन ने पढ़ा, मरुस्थल के में क्या नाम से 12 जिलों में है। आप कहोगे सर वो 13 जिले हैं मरुस्थल में। तो देखो, वो ऊपर घग्गर का जो मैदान है वहाँ वो उसमें नहीं गिना जाता, वो जिला श्री गंगानगर, वहाँ नहरें और जो भी है, और काफ़ी लंबे चौड़े एरियो में। जैसे मान लो 12 जिले को अपन ने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और मिट्टी रेतीली है, मोट बाजरा है। फिर इधर अरावली में आ जाओ तो ये अरावली का 9% भूभाग, 10% जनसंख्या, और राजसमंद, सिरोही, उदयपुर विश्व के सबसे प्राचीन, और लंबाई चौड़ाई 550, 692, ये जो आपको औसत 400 मोटाई का जो 430 है। अरावली का विस्तार उदयपुर में ज़्यादा है, ऊंचाई सिरोही में ज़्यादा है। इधर से कम ऊंचाई देखी जाए तो अजमेर में है, और सर्वाधिक जो नाल है वो नाल है जो राजसमंद में है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा महान मरुस्थल, ढोरे, डिब्बे, थारका मरुस्थल, ये सारी चीजें आपको एक बार नक्शे पर आप रिपीट कर लें, थोड़ा सा मेरा वीडियो देख लें, लाइक और सब्सक्राइब करें बेटा। बहुत अच्छा आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है, और इसी को देखते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके जीके में। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा यही भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश का आज का टॉपिक है, नक्शा बना देता हूं मैं। नक्शा तो आपको भी अब तो आ ही जाना चाहिए बेटा। ये मैंने नक्शा बना दिया। अपना मरुस्थल हो ही चुका है, उसके बाद में अरावली अपन ने पढ़ी ली। अब आता है पूर्व का मैदान। ये पूर्व का मैदान, देखो पूर्व के मैदान में नदियां ही नदियां हैं। जितनी भी नदियां हैं, लगभग बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो इस मैदान से। तो इसको, जहां नदियां बहती है, सीधी सी बात है वहां तो फसल होगी होगी। तो खाद्यान्न का कटोरा इसको बोला जाता है, खाद्यान्न का कटोरा कह दो, हाँ कटोरा ही, खाद्यान्न का कटोरा। अब वही क्षेत्रफल
क्षेत्रफल और भूभाग ये भी आपको याद करना है। 23% भूभाग पर ये फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल इसका 33% रह जाएगा। और जनसंख्या जो इसकी है वह है 39%। यानी कि चलो इस विषय पे बाद में बात करेंगे। मिट्टी यहाँ की कैसी है? मिट्टी यहाँ की जलोढ़ है, दोमट है। फसलें तो लगभग इसमें सारी हो जाएगी, ऐसी मिट्टी में तो सारी फसलें लगभग हो ही जाएगी। अब इसमें अपन कौन कौन सी नदियां हैं? 3 मुख्यतः नदियां हैं। सबसे पहले तो अपन चंबल को ही लेते हैं, तो चंबल बेसिन हो गया है, यहां से चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के बाद में दूसरा हो जाएगा आपका ये माही बेसिन, और तीसरी जो नदी है वह है आपकी बनास बेसिन। एक एक को आप समझिए। ये चीज आपने अगर कंप्लीट कर ली तो आगे का जो टॉपिक हमारा रहेगा नदियों का, वो नदियों, अगर ये क्रम आपने समझ लिया तो नदियां समझने में आपको बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले अपन चंबल को समझते हैं। चंबल देखो, चंबल कहां से निकल रही है ये बाद में अपन, यहां से चंबल चलती है और 6 जिलों से होती हुई यमुना में गिर जाती है। सबसे पहले चित्तौड़, कटा हुआ चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में आगे चलिए आपका कोटा, कोटा के ऊपर बूंदी, बूंदी के ऊपर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली और फिर धौलपुर। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये क्रम से याद करना है। कभी कभार क्रम से पूछा जाता है, इसलिए क्रम उल्टा और सीधा दोनों क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर इधर से पूछा जाए चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, उधर से पूछा जाए तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और चित्तौड़, ये क्रम आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब इस नदी की क्या खासियत है? इस नदी की खासियत यह है कि ये उत्कात स्थलाकृति है। इसकी उत्कात नाम सुना आपने? उत्कात स्थलाकृति। उत्कात स्थलाकृति का मतलब होता है उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ यानी कि कटी फटी। जैसे नदी चलती है, गिरती है, तो ये पर्वत पहाड़, ये पठार है पूरा, ये हाड़ौती का पठार है, तो यहां से गुजरती है तो ये आकृति पठारों को काटती हुई चलती है, इसलिए इसको उत्कात कहते हैं। बहुत गहरे गहरे, मतलब एक तरीके से खड्डे। दूसरी जो चीज है, तो चंबल के डाकू तो आपको फिल्मों में आपने सुने ही होंगे, तो यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसको बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। देखो बेटा, बीहड़ और बीड़, ये दोनों चीजें अलग अलग है। बीहड़ उसको कहते हैं जहां गहरे खड्डे होते हैं, गहरे खड्डे, और बीड़ वो होता है जो जहां जैसे पहले पुराने चारागाह गांव में हुआ करते थे, जहां गायें भैंसे चरा करती थी, एक तरीके से चारागाह ही बोल सकते हो आप, जहां जानवर चरा करते थे, उसको आप बीड़ बोल सकते हो। यानी कि जंगल टाइप तो रहता है पर लेकिन वहां जानवर चरते हैं। ये जो बीहड़ होते हैं, ये बीहड़
डाकुओं का क्षेत्र होता है एक तरह से, चंबल तो डाकुओं का क्षेत्र है, यानी कि इसको डांग क्षेत्र भी बोल सकते हो आप। डांग, डांग क्षेत्र, सबसे ज्यादा डांग क्षेत्र जो पाया जाता है वह, जहां डाकू लोग रहते हैं, जहां डाकू लोग रहते हैं। डांग का मतलब समझते हो आप? डांग का मतलब होता है लाठी, क्योंकि पहले के जो डाकू थे वह लाठियों से, लठ से मारकर और लूटते थे। और इतना बड़ा बीहड़ क्षेत्र है कि यहाँ हजारों की संख्या में डाकू रहते हैं, पुलिस को पता ही नहीं चलता। वो चंबल के इस क्षेत्र में ही, ये बीहड़ क्षेत्र में ही डाकू आज भी लगभग बहुत सारे ऐसे 100-150 ग्रुप हैं जो इस क्षेत्र में डाकुओं का निवास स्थल। लाठी का मतलब डांग। एक लाठी सीरीज अलग है, लाठी सीरीज जैसलमेर में है, वो अलग चीज है। ये लाठी है डांग क्षेत्र, जहां भयानक जंगल है, डाकुओं का एक तरीके से क्षेत्र है, या आप यूं कह सकते हो डाकुओं की शरण स्थली है। डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली, यानी कि ये जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र की रानी है करौली, और राजा है, राजा कौन है? राजा धौलपुर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े काम के हैं। इस तरीके से कहने का मतलब ये मैंने आपको इसका बेसिन बताया। आपको इसमें याद क्या करना है? आपको इसमें ये क्रम याद करना है, जहां से चंबल बहती है और जहां जाके मिलती है, ये जिलों का क्रम याद करना है। अगर आपको क्रम से ही पूछे जाते हैं, अधिकतर क्रम से ही क्वेश्चन उठाती है, तो उल्टा भी पूछ ले, सुल्टा भी पूछ ले, आपको दोनों तरीके से ये याद रखना है। अब अपनी आती है दूसरा जो बेसिन आता है, मिटा देता हूं मैं इसको, वो आता है माही बेसिन। चंबल नदी पर बांध भी हैं, और वो सारी चीजें अपन विस्तार से फिर नदियों में पढ़ेंगे, या फिर परियोजना जब चलेगी तो जो भी 4 बांध हैं वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा मैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आप ये देखो, माही नदी यहां से निकलकर यहां आके गिर जाती है, ये माही नदी का बेसिन है, माही बेसिन। देखो, यहां से निकलती है नदी, यानी कि ये मैंने जिला बना दिया, ये तो आपका बांसवाड़ा हो ही गया। ये आपका प्रतापगढ़, और ये आपका डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, नदी यहां से चलती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को छूती हुई डूंगरपुर, इस तरीके से इसका बेसिन चलता है। इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, बांगड़ और बागड़। देखो, बांगड़ तो ये है, अंकी मात्रा का ही थोड़ा सा अंतर है, बाकी बच्चे यहीं जाके फॉल्ट होते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और बागड़, ये अंकी मात्रा, यहां अंकी मात्रा नहीं है, बागड़ नीचे है, बांगड़ नीचे ऊपर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बांगड़ में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, इसमें देखो आप, इसमें बागड़ में कौन कौन से आ रहे हैं? बांसवाड़ा आ रहा है, डूंगरपुर आ रहा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये चीज बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, और यही आपको ध्यान रखना है। जो ध्यान रखने वाली जो चीज है इसमें, वो यही है। बांगड़ अंकी मात्रा का, केवल आपको अंकी मात्रा का ध्यान रखना है बस।
अंक की मात्रा का अगर आपको ध्यान रह गया तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो आपको केवल ये अंक की मात्रा का ध्यान रखना है, बांसवाड़ा डूंगरपुर और ये वाली चीज। अब देखो यहां बांसवाड़ा डूंगरपुर तो सीधी सी बात है, जंगली इलाका है, जंगली इलाका है, डांग क्षेत्र है, ये भी डांग क्षेत्र है। तो यहां पर पुष्प की खेती होती है, तो इसको पुष्पों की वजह से भी जाना जाता है। दूसरी बात, व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है शेर चीते, यहां मिलते हैं। लाट नाम की एक जाति पाई जाती है यहाँ पे, जो जाति है इसको पाताल, क्योंकि खड्डे में है तो इसको, इस तरीके से कुछ उपनाम हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। और अब देखिए आप, इसके मेन चीज जो है वह है आपका बागड़ और बांगड़। अंक की मात्रा का ही ध्यान रखना है, बांगड़ ऊपर है, बागड़ नीचे है, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं कौन सा क्षेत्र बचा अपने पास में, एक इसमें 56 का मैदान, हाँ ये 56 का मैदान, 56 का मैदान। देखो मैदान नीचे रहता है, एक 56 की पहाड़ियां हैं और एक 56 का मैदान है। ये भी चीज सेम बागड़ जैसी है, ये बच्चे को कंफ्यूज करती है। जैसे बांगड़ और बागड़, ऐसे 56 का मैदान, मैदान नीचे रहेगा, और एक 56 की पहाड़ियां, तो सीधी सी बात है पहाड़ियां तो ऊपर ही रहेगी, पहाड़ियां नीचे कैसे रहेगी, 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां कहाँ है, बाड़मेर में है। मैदान आपका ये है इसे, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। देखो एक थोड़ी सी कंफ्यूज चीज करने वाली चीज मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए ये आपका माही बेसिन है, ये नदी यहां से आके यहां गुजर जाती, ये माही बेसिन है। इसमें आपको ये आपका प्रतापगढ़ मैंने आपको बताया, ये आपका बांसवाड़ा, और ये आपका डूंगरपुर। तो क्या इस नदी का बेसिन उदयपुर तक, देखो बेटा अगर नदी यूं चल रही है कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले, उधर चले इधर चले, जिलों को छूने वाली बात अलग है, लेकिन बेसिन को समझिए आप, बेसिन कहते किसे हैं। बेसिन का मतलब यह होता है कि सहायक नदियां अगर आके गिरती है तो सहायक नदियां आ रही है बेसिन। तो इस तरीके से कभी कभार ऐसी डीपली चीजें तो खैर फर्स्ट ग्रेड में पूछी जाती है, मैं बता दूं आपको, आरएस में पूछी जाती है। उदयपुर भी इसके बेसिन में आता है। तो ऐसी चीजें तो खैर आपके बीएसटीसी वालों के, पीटीटी वालों के, राजस्थान पुलिस वालों के, तो इनमें तो है नहीं। और पूछ भी ले, एग्जामिनर का क्या है, परीक्षा करवा रहा है, कुछ भी कर सकता है। जो है वो तो पूछा जा सकता है, जो है नहीं है वो एक अलग चीज है। अब अपनी बस्ती है बनास, देखो अपन ने यहां चंबल बेसिन करवाया बेटे, ये आपका माही हो गया, चंबल के 6 जिले हो गए, याद रह जाएगा आपको, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसका सीधा सीधा सा है ही सही, यहां से ये आपका बांसवाड़ा है, इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है, और थोड़ा सा आप उदयपुर बेसिन में, तो बेसिन में आता है, माही बेसिन में आता है। अब देखिए अपन चलते हैं बनास बेसिन, ये अरावली पर्वत, ये बनास।
बनास बेसिन। देखो, बनास निकलती कहां से है? राजसमंद से। ये राजसमंद, यहां लिख देता हूं, राजसमंद। राजसमंद से चलती है, राजसमंद से चलकर थोड़ा सा उदयपुर को टच करती है, उदयपुर के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में तो आपको पता है ये इसमें जाके मिल जाती है। ये जिले भी आपको क्रम से याद रखने पड़ेंगे, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आपको पता है कि बनास चंबल में आके मिल जाती है। तो ये इसका बेसिन है। ये क्रम आपको कभी कब काम आएगा? ये क्रम आएगा आपके अगले पार्ट जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा। नदियां पढ़ाऊंगा तो ये क्रम आपको इतना इजी हो जाएगी नदियां आपके लिए कि इस क्रम से आपको सारी चीजें याद रह जाएगी। अब अपने पास में बचता है बनास। बनास के बाद में अगर आप थोड़ा सा देखो तो अब अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक नदी बसती है, वह है बाणगंगा। ज्यादा कुछ याद नहीं करना, तीन चीजें याद करनी है, तीन चीजें, जयपुर, दौसा और भरतपुर। बस ये बाणगंगा बेसिन हो गया। एक जो पूछा, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस जिनमें पूछा जाता है, आपके भी पूछ लिया जाए तो आप एग्जामिनर पर केस नहीं कर सकते। तो जो है वह है गंगा का मैदान, गंगा यमुना का, गंगा यमुना का मैदान। यमुना तो यहां आई जाती है भरतपुर के बाद में आगे। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है गंगा यमुना का मैदान। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? उसमें जो जिले पूछे जाते हैं वह है भरतपुर और धौलपुर। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, राजस्थान से बाहर तो नहीं है, लेकिन आजकल जीके इसी तरीके से पूछा जा रहा है बेटा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो गंगा यमुना का अगर मैदान पूछ लिया जाए, उसमें जिला, आप सोचोगे हमने या तो गंगा का काम ही नहीं है, यमुना तक तो फिर भी सुना है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आप, और वो जिले मांगेगा आप, तो जिलों में आपको भरतपुर और धौलपुर करना है। यानी कि आपका जो ये बेसिन है, चंबल बेसिन, जिसको पूर्व का मैदान, देखो जहां नदियां बहती है वहां किसी प्रकार की कोई कमी तो रहती है। मैंने खाद्यान्न का कटोरा बताया आपको, तो कमी तो किसी भी बात की नहीं रहती यहां पे, क्योंकि जहां नदियां बहती है वहां की मिट्टी बढ़िया होती है, और मिट्टी बढ़िया होती है तो अन्न भी अच्छा पैदा होगा, और अन्न पैदा होगा जहां जल होगा वहां औद्योगिक क्षेत्र भी होंगे। यानी कि छोटे से लेके बड़े तक उद्योग यहां पे डाले जा सकते हैं। इस तरीके से कहने का मतलब, घुमा फिरा के आपसे किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप, सबसे बड़ी नदी तो चंबल ही है, जो अब इसके विषय में तो अपन
नदियों पे जब चलेंगे तो अब विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो ये अपना तीसरे नंबर का टॉपिक है। देखो बेटा, समझने वाली बात ये है कि मैंने आपसे बताया कि ज्योग्राफी में अगर आपने भौतिक प्रदेश ढंग से नक्शे पर अगर आपने रट लिए, रटने की तो आवश्यकता नहीं है, मैंने एक ही बार कहता हूं, रटो मत, समझो। क्योंकि अगर आप रटने की आदत डाल लोगे तो फिर आप आपके कोई भी कंपटीशन भारी पड़ जाएगा। आप समझने का प्रयास करें और वो नक्शे पे ही समझना है आपको। अगर आपने ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेशों को ठीक तरीके से समझ लिया तो आपने गढ़ जीत लिया, ये मान के चलो। अपना 3 टॉपिक वैसे तो कोचिंगों में अगर आप ऑफलाइन पढ़ोगे ना तो आप नहीं मानोगे, इनको 1-1 डेढ़-डेढ़ महीनों में भौतिक प्रदेशों को करवाते हैं। अगर आप ऑनलाइन में मान लीजिए मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का होगा, 20 मिनट से 25 मिनट से ज़्यादा मैं लेता भी नहीं हूँ, बस शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाता हूँ। तो अगर आपने 30 मिनट भी अगर मेरे से पढ़ लिए और 30 मिनट यानी कि 4 भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक प्रदेश जैसे मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी का मैदान आज हो गया, कल अपना है जो पठार हो जाएगा। तो अगर आपने मुझे 2 घंटे भी दे दिए और अगर आपके भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? कोचिंगों में आप 2 महीने में कर पाते हो, डेढ़ महीने में, डेढ़ महीने तो कम से कम लेता ही लेता है टीचर, ऑफलाइन में। तो अगर आपको ऑनलाइन में अगर आपको 2 घंटे भी अगर आपने स्टडी कर ली, समझ लिया, वीडियो को बार-बार सुन लिया, तो आप क्या परेशानी बेटा? इसलिए आप अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, वह दक्षिण का पठार रहेगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो आप अ, इस तरीके से आप अपना चैनल पे आइए बेटा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर भेजिए, जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी परिवार के हैं, उनको ये सहयोग मिले, उनको एक अच्छा मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप भी मुझे सहयोग करें। धन्यवाद।